हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध का आपका जो मूल्यांकन चैप्टर चला था, उस मूल्यांकन चैप्टर में मैं आज आप लोगों को मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता कैसी होती है, उसकी शैक्षिक आवश्यकता कैसी होती है, उसकी सामाजिक आवश्यकता क्यों होती है, तो इन सभी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये टॉपिक्स भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन टॉपिक्स, और इसके ये जो हेडिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप एंड में कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो हम बात करते हैं मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता की। तो प्रशासनिक क्षेत्र में क्या होता है, मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित तथ्यों से संबंधित होती है। पहला है शैक्षिक स्तर की जांच करना। शैक्षिक स्तर की जांच करने में से क्या मतलब है, इसमें ये कहा गया पहला पॉइंट जो है शैक्षिक स्तर की जांच करना, यानी बच्चा है जो है वो किस विषय में कितना सीख गया है इसकी जांच करना। ठीक है, जैसे कि आगे हम देखते हैं, उपलब्धि या संप्राप्ति परीक्षणों द्वारा किसी छात्र के शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे कक्षा 10 के गणित के उपलब्धि परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि यहाँ पर छात्र होना चाहिए, ठीक है, कि छात्र को कक्षा 10 स्तर की गणित का ज्ञान कितना है। यानी अगर कोई कक्षा 10 का बच्चा है तो उसको क्या है, जैसे आप एग्ज़ाम्स वगैरह लेते हो तो एग्ज़ाम्स वगैरह लेने से ये पता चल जाता है, या यूनिट टेस्ट लेते हैं या मासिक परीक्षा लेते हैं या छमाही, ठीक है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं, तो उसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि जो कक्षा 10 का बच्चा है उस कक्षा 10 के बच्चे की जो 10 स्तर की जो गणित का ज्ञान कितना है कितना नहीं है। इसी प्रकार विभिन्न उपलब्धियों परीक्षणों द्वारा छात्रों की शैक्षिक योग्यता के स्तर की परख की जाती है। अलग अलग तरीके से भी हम बच्चों के शैक्षिक स्तर को जांच सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी, अलग अलग विधियों के भी माध्यम से। अब आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग है विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश। देखिए, अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश के लिए क्या होता है, जब आप किसी भी दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको क्या होता है, एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम्स देते हो, इससे पहले कि जिस कक्षा में होते हो वहाँ पर पेपर देते हो, तभी आप पास होते हो, तभी आगे बढ़ते हो। ठीक है, जैसे आप डीएलएड कर रहे हो तो आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर करते हो, तब आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हो, सेकेंड सेमेस्टर को क्लियर करते हो, फिर थर्ड सेमेस्टर में आते हो। ठीक इसी तरीके से कहा गया है, जैसे आपने इंटर क्लियर कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आप आते हो बीएड बीटीसी करते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, या फिर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, है ना। तो ये बात कही गई है कि विद्यालय एवं कक्षा में छात्रों के प्रवेश के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप लोग बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी कॉलेज है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड, परीक्षण महाविद्यालय, इन सभी के लिए आप क्या करते हो, एंट्रेंस एग्जाम जो देते हो उसकी यहाँ पर बात की गई है कि आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो या अन्य प्राविधिक विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा में उपलब्ध परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन। ठीक है, तो इसमें चयन कैसे होता है, सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों तथा अधिकारियों का चयन करने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करना होता है। यानी अलग अलग तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करती है कौन, सरकार। ठीक है, इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है शिक्षण में सुविधा। यानी जो भी टीचिंग की जाती है उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त अंकों द्वारा शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों का शैक्षिक स्तर मालूम कर लेता है। यानी कि जब उपलब्धि परीक्षण होता है, यानी जो भी परीक्षण होता है, जो भी मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है, बच्चों को जो भी टेस्ट लिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे एक शिक्षक को ये पता चल जाता है कि कौन सा छात्र किस विषय में कमज़ोर है, ये किस विषय में तेज है। ठीक है, इसी के अनुसार वह भविष्य में शिक्षण की योजना बनाता है। यानी आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, ठीक है, उनकी गणित बहुत अच्छी होती है, किसी की साइंस बहुत अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो इससे ये आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर इसकी गणित अच्छी तो ये इंजीनियरिंग में जा सकता है, इसकी साइंस बहुत अच्छी है तो ये मेडिकल में जा सकता है ना। तो इस तरीके से आप अनुमान भी लगा सकते हो उसके भविष्य के बारे में, किसके, बच्चों के।
अतः इन परीक्षणों से अध्यापक को शिक्षण करने की दिशा क्या होती है, प्राप्त होती है, जिससे कार्य को सुविधापूर्वक कर लेते हैं। अगला है छात्रों की अभिप्रेरणा, यानी छात्र कितना मोटिवेट हो रहे हैं इनके बारे में, यानी एक शिक्षक को छात्रों के प्रति मोटिवेट छात्रों को करना चाहिए। कैसे? तो उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त अंकों द्वारा शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों का शैक्षिक स्तर मालूम कर लेता है। इसी के अनुसार क्या होता है, ये तो यहाँ पर उसी का आ गया है। इसी के अनुसार क्या होता है, भविष्य के शिक्षण की योजना बनाता है। अतः इन परीक्षण में अध्यापक को शिक्षण करने की दिशा प्राप्त होती है, जिससे वह शिक्षक कार्य को सुविधापूर्ण कर लेता है। यहाँ पर ये नहीं, आपको यहाँ पर ये लिखना है जो छात्रों की अभिप्रेरणा हो जो होती है, हम अलग अलग छात्रों को कैसे हम मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको पढ़ाने के लिए उनके अंदर रुचि लाते हैं, कैसे उनको अच्छी तरीके से समझाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमारा क्या है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, यानी जो मूल्यांकन है उसको शैक्षिक आवश्यकता में शिक्षा में उसकी क्या आवश्यकता पड़ी है। अगर आपसे पूछ ले कि मूल्यांकन की शिक्षा में क्या आवश्यकता है या मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्या है, इसके बारे में बताइए, तो आपको एक ही चीज़ लिखनी है। शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन जो होता है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस छात्रों की अध्ययन आदतों तथा शिक्षक की विधियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता करता है बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ऐसा नहीं है कि शैक्षिक उपलब्धि में केवल वो सहायता करता है, बच्चों के मापन के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सहायक होता है, उनके सुधार के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ऐसा नहीं कि मान लो आप किसी बच्चे के दोष को समझ गए हो कि वो कहाँ पर उसकी कठिनाई हो रही है, किस विषय में कठिनाई हो रही है या किस चीज़ में उसको कठिनाई हो रही, तो इससे क्या होता है, आप उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, ठीक है, उनको सुधारेंगे। तो ये कहा गया है कि मूल्यांकन जो होता है सिर्फ मापन के लिए ही नहीं उपलब्ध है, बल्कि ये क्या है, ये सुधार करने के लिए भी उपलब्ध है। आप किसी के दोष और गुण को समझ चुके हो तो बस इतना ही नहीं है काफ़ी, बल्कि इतना काफ़ी है कि उसके गुणों और दोषों को समझकर उसका क्या करें, समाधान करें, उसका निदान करें, उसका उपचार करें। ठीक है। अगला है शिक्षा की गुणवत्ता मूल्यांकन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, यानी शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो मूल्यांकन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, संबंधित होती है, उससे संबंध रखती है। अगला पॉइंट है शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, ये छात्रों को पढ़ने के लिए, छात्रों को सीखने के लिए, छात्रों को स्टडी करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव है। यानी शैक्षिक योग्यता के माध्यम से, यानी शैक्षिक मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है, हम छात्रों की रुचियों को, उनकी अभिरुचियों को, उनकी कुशलताओं को, उनकी योग्यता की कितनी है, उनकी योग्यता, उनके दृष्टिकोण यानी उनके देखने के तरीके को और उनके व्यवहार के ज्ञान का संभव, यहाँ पर व्यवहार का ज्ञान भी यहाँ पर क्या है, संभव है। हम उनके सभी इन चीज़ों को परख सकते हैं, जान सकते हैं। अगला है मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ मूल्यांकन का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे शिक्षा शुरू होने लगती वैसे वैसे हम बच्चों को समझना शुरू कर देते हैं कि क्लास में बैठे हुए बच्चे किस तरीके से हम उनकी जांच करने लगते हैं। अध्यापक छात्रों द्वारा दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर, परीक्षणों पर प्राप्त अंकों, पाठ्यगामी क्रियाओं में और इसके साथ साथ पाठ्यगामी क्रियाओं में भागीदारी आदि की सहायता से सतत प्रयत्न छात्रों का मूल्यांकन क्या करता है, करता रहता है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे ही बच्चा एक कक्षा में प्रवेश करता है वैसे ही क्या होता है, हम उसकी जांच करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। कभी यूनिट टेस्ट लेकर के, तो कभी मासिक परीक्षाएं लेकर के, कभी वार्षिक परीक्षाएं लेकर के। तो इस तरीके से हम बच्चों को या पढ़ाते हुए, क्लास में पढ़ाते वक्त बीच बीच में प्रश्न पूछ करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन, उनकी जाँच करते रहते हैं। यही कहा गया है इसमें कि इसके अतिरिक्त विद्यालय मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षाओं की सहायता से तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य शिक्षण संस्थानों आदि की वार्षिक परीक्षाओं की सहायता से छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है।
ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। आप एक दो बार पढ़ोगे आराम से आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही जो आपके पॉइंट वाइज जो मैंने चीज़ें लिखाई हैं बहुत ईजी हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको टफ नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते हो। अगर एक दो बार आप पढ़ लोगे तो आप आराम से बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना आप अब इतने बड़े हो गए हो कि आप बनाकर आराम से लिख सकते हो। तो कल हम बात करेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, और इससे आगे की जो भी प्रोसेस है उनको हम पढ़ाएंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए साथ ही साथ, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि जुलाई में हो सकता है पेपर हो, तो जुलाई में पेपर तो होगा, लेकिन पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है ना। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैथ की जितनी भी मैंने अभी तक क्लासेस कराई हैं उनका मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप पढ़ सकते हो, अभी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, उनको पढ़िए, पहले अच्छे से समझिए, फिर उनका मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। देखिए आपकी मैथ में कभी बैक नहीं आएगी। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है आप उस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करिए, पहले पढ़िए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैम नोट्स कब मिलेंगे, तो मैंने कहा ना मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। या तो आपको 30 को मिलेंगे, ठीक है, या फिर आपको क्या है 1 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी नोट्स मैं आप लोगों को 30 को या 1 तारीख को मिल जाएंगे, परेशान मत होइए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग अभी पढ़िए, जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ उनको पढ़ते रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।